फिल्मी दुनिया में अगर आप किसी से कहें और आप ये इस उम्मीद में हैं कि कोई आपका है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट डोंट से कि ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। 25 साल से मैं इंटरव्यू दे रहा हूं और कम से कम 5,000 इंटरव्यू, 5 लाख इंटरव्यू दिए होंगे। आज तक वही सवाल पूछे जाते हैं। कभी आपने नहीं सोचा कि भाई हम कितने मोनोटोनस हो रहे हैं? अगर आप सही मायने में मुझसे पूछे मेरी अपनी राय, तो मैं गुलजार साहब को 100% लिरिसिस्ट नहीं कह सकता। मैंने कहाँ से जीवन शुरू किया और कहाँ तक पहुँचने का सपना था, तो मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि मेरी पैदाइश जो है वो एक छोटे से गांव में, जो बनारस, जो बहुत ही एक पावन सिटी है हिंदुस्तान की, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। वहीं से थोड़ी दूर पे एक गांव है जिसका नाम ओदार है। वहाँ मैं पैदा हुआ और मेरी जो शुरुआती शिक्षा दीक्षा थी वो वहाँ पे हुई। और मुझे याद है 5वीं क्लास तक मैं वहाँ पढ़ा और उसके बाद मेरे दादाजी जो थे वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम करते थे, तो मैं बनारस शिफ्ट हुआ वहाँ से और बाकी की जो पढ़ाई थी वो बनारस में पूरी हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने एमकॉम किया और जब तक पढ़ाई कर रहा था तब तक कभी दिलो दिमाग में कोई बात ऐसी नहीं थी कि मुझे गीतकार बनना है या फिल्म लाइन में जाना है। मेरे पिता गीतकार अनजान, जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, चूँकि वो मेरे पिता थे और उनका कहीं न कहीं प्रभाव दिलो दिमाग पे था, मगर उनकी कोशिश शुरू से ऐसी थी कि मैं फिल्म लाइन में नहीं आऊँ। मैं या तो सीए बन जाऊँ या किसी बैंक में, किसी कंपनी में काम कर लूँ या अपना कोई बिजनेस करूँ। इसलिए उन्होंने मुझे कॉमर्स की पढ़ाई पढ़वाई। और मेरे यहाँ की एक परंपरा रही है कि मेरे पिताजी खुद बीकॉम किए हुए थे बनारस यूनिवर्सिटी से, तो लोगों को बड़ा ताज्जुब भी होता है कि कॉमर्स और साहित्य ये तालमेल ही कुछ बड़ा अजीब सा है। मगर मेरा ऐसा मानना है कि पढ़ाई से और आपकी दिशा से और आपकी सोच से और आपकी क्रिएशन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्रिएटिविटी जो है वो गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाला देता है। तो एक सर्टेन स्टेज पे आने के बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं जब 7th या 8th स्टैंडर्ड में जब मैं था, तो मुझे लगा कि कोई एक जर्म्स है अंदर, कोई एक कीड़ा है, कोई एक चीज़ है जो मुझे बार बार कोसती है, मुझे कहती है कि तुम इस तरफ भी सोचो, इस तरफ भी देखो। और शौकिया मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ लिखना शुरू किया। और जैसा मेरा मानना है कि जिस तरह आपकी सोच होती है, आपके रास्ते भी उस तरफ से मुड़ने लगते हैं। तो फिर दोस्तों का साथ हुआ, कुछ बहुत सारे जो युवा कवि थे बनारस के उनके साथ हुआ, फिर उनके साथ गोष्ठियाँ शुरू हुई, फिर कवि गोष्ठियाँ शुरू हुई, फिर मैं मंच तक गया, फिर रेडियो तक गया, फिर टेलीविज़न तक गया। और बैंक में सर्विस मिलने के बाद 2 या 3 दिन मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में काम किया। उसके बाद एक दिन मेरी जहन में बात आई और मैंने उस दिन ये फैसला कर लिया कि नहीं, मुझे गीतकार बनना है। और मैंने अपनी माँ से 500 रुपये लिए और मैं 5 अप्रैल 1980 को काशी एक्सप्रेस पकड़ी और बम्बई की सरजमीन पे 6 तारीख को आ गया। कि गीतकार बनने के लिए किस तरह की स्पेशल क्वालिटीज चाहिए एक नॉर्मल साहित्य दर्शन से वास्ता रखने वालों के मुकाबले में? देखो, मेरा ऐसा मानना है कि साहित्य जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से फिल्मी सफ़र शुरू होता है। अब मैं बताता हूँ कैसे। किसी भी काम के लिए ज़रूरी है उसका बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो बेसिक नॉलेज जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, उसमें लोच होता है, उसमें चेंज ओवर की गुंजाइश होती है। जब आप परफेक्शनिस्ट हो जाते हैं तब वो लोच आपका ख़त्म हो जाता है। आप जिस दिशा में होते हैं फिर वहाँ से मुड़ नहीं सकते। जैसे अगर आज भीमसेन जोशी को
किशोर कुमार का गाना गाने के लिए कहा जाए, रफ़ी साहब को का गाना गाने के लिए कहा जाए तो वो नहीं गा सकते, क्योंकि ही इज परफेक्शनिस्ट। मोहम्मद रफ़ी जो थे, आप ये नहीं कह सकते कि उनको शास्त्रीय संगीत का ज्ञान नहीं था, मगर उस विधा में वो परफेक्शनिस्ट नहीं थे, इसलिए वो चालू गाने भी गा लेते थे, क्लासिकल गाने भी गा लेते थे, सैड गाने भी गा लेते थे, रोमांटिक गाने भी गा लेते। हमारी लाइन में ज़रूरी है, क्योंकि आप गाना लिखने आ रहे हैं, तो आपको साहित्यिक गतिविधियों के बारे में, साहित्यिक बातों के बारे में, साहित्यिक लोगों के बारे में और साहित्य की जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मगर उतना ही जानना ज़रूरी है जितना जान के आप इस लाइन में, फिल्म लाइन में आके अपने आप को हर दिशा में मोड़ सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि यहाँ आपको, गीतकार को मैं बोलता हूँ पानी जैसा होता है, जिसको मैं कहता हूँ, जो संतोषानंद की लाइन है कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो जब मैंने शुरू किया लिखना, तो जैसा मैंने तुमसे कहा कि मेरा संबंध जो है वो अच्छे अच्छे नीरज जी से लेके, सोम ठाकुर से लेके और बनारस के गणेश मिश्रा जैसे लोगों तक हुआ। मैं उनके साथ बैठा, मैंने उनको सुना भी। दुष्यंत कुमार उस ज़माने में मेरे सबसे, जिसको मैं बोल सकता हूँ, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ, जिनकी गज़लें पढ़ के मैंने सचमुच लिखना शुरू किया। जब मेरे दिल दिमाग में बात नहीं थी कि मुझे फिल्म में जाके गीतकार बनना है, तो साहित्य का और फिल्म का वास्ता नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता, मगर साहित्य को एक जगह आपको छोड़ के फिर आपको इस तरफ आना पड़ता है, अपने आप को इस दिशा में मोड़ने के लिए। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं, हम साहित्यिक गतिविधियों से जुड़े रहेंगे और जो साहित्य है उसी को हम फिल्म लाइन में लाएंगे और साहित्यिक चीज़ें ही फिल्मों में लिखेंगे, ये किसी भी शायर के लिए, गीतकार के लिए, कवि के लिए मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि चाहे नीरज जी आए हों, चाहे वो हरबंस राय बच्चन आए हों, चाहे वो संतोषानंद आए हों, अच्छा आए, कुछ लोगों ने काम किया, फिर चले गए। चले इसलिए गए क्योंकि उनको पता था कि ये जो समझौता है, ये जो रंग है, ये जो काम है, ये जो दिशाएं हैं, ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। और ये अब ये इसमें दो बातें होती हैं, इसको दो नज़रिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो आप फिर जब चले जाते हैं तो फिर आप इस लाइन को गाली देते हैं कि हम, मगर सच तो ये था कि अगर आप नहीं चाहते थे तो आप आए क्यों थे? आपने, ऐसा तो नहीं था फिल्मी गाने नहीं सुने थे। मुझे बहुत से ऐसे शायर भी, बहुत नामचीन शायर मिले, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे कहा कि मैं तुम लोगों को सलाम करना चाहता हूँ कि जो काम तुम लोग करते हो वो हम नहीं कर सकते। और ये मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने भी कोशिश की, बहुत बार मैं आया, मगर मुझसे ABCD छोड़ो नैनो से नैना जोड़ो, आई शाम सुहानी राजा जानी नहीं लिखा जाता। मैं रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपूरी खा रहा था, ये हमारी जहन में ख्याल आते ही नहीं। तो ये एक सच्चाई, एक ईमानदाराना बात है जिसको मान लेना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे गीतकार हैं जो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस लेवल पे या मीडिया के लेवल पे अपने आप को शायर मानते हैं और फिल्मों में सक्रिय है। मगर सक्रिय होना, सफल होना, ये बहुत बहुत बड़ा दुराव है इन दोनों के बीच। गोया कि जितने लोग लिख रहे हैं फिल्मों में गीत गाने, उनमें से किसी को शायद ना माना जाए, किसी को शायद ना मानूं मैं। नहीं, मैं ये कहाँ कह रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ कि इसीलिए मैंने तो अपने आप को कभी कहा ही नहीं कि मैं शायर हूँ। मैं तो शुरू से कहता रहा हूँ कि मैं अपने आप को एक प्योर गीतकार के हैसियत से जानता हूँ, मानता हूँ, और मैं कभी इस विषय में हस्तक्षेप करता ही नहीं कि नहीं साहित्य से मैं जुड़ा हुआ हूँ और मैं बहुत साहित्यिक कवि हूँ या मैं शायर हूँ। मैंने कभी नहीं कहा। मैंने हमेशा कहा है कि मैं, जिसको मैं लिरिसिस्ट को एक कारपेंटर बोलता हूँ, जिसका काम है लफ्ज़ों को फिल्म की सिचुएशन में ढाल देना। गुलजार साहब ये शायर कहलाते हैं? हाँ, डेफिनेटली कहलाते हैं। मैं बिल्कुल गुलजार साहब को मैं शायर मानता हूँ, गुलजार साहब शायर हैं। मगर अगर आप सही मायने में मुझसे पूछे मेरी अपनी राय, तो मैं गुलजार साहब को 100% लिरिसिस्ट नहीं कह सकता। ये मेरी अपनी ओपिनियन है। आई एम नॉट टेलिंग कि भाई
हर आदमी उस बात को स्वीकार करे। शायर के साथ एक छोटी सी चीज जुड़ी हुई है जिसमें आमतौर पे शायरों को उस बात का फख्र भी होता है कहीं ना कहीं कि सैडिज्म जो दर्द है उसको जीते हैं वो और उसको उसका बयान कर सकते हैं। वो जिंदगी से डायरेक्ट रिश्ता जोड़ के रखते हैं और अपने आप को सेंसिटिव भी मानते हैं। तो शायरों का जो सेंसिटिविटी वाली क्वालिटी है, जो थोड़ा सा सुपर ह्यूमन क्वालिटी कह सकते हैं, तो वो अगर है तो क्या वो गीतकार उसको नहीं बनना चाहिए? गीतकार थोड़ा सा कम ह्यूमन होता है। ना, मुझे तो लगता है गीतकार उनसे ज्यादा ह्यूमन होता है, उनसे ज्यादा करीब होता है दर्द के, उनसे ज्यादा करीब होता है आम लोगों की जिंदगी के। क्योंकि अगर नहीं होता तो गीतकार ज्यादा पॉपुलर क्यों होता है, गीतकार के गाने ज्यादा आम लोग क्यों गाते हैं, शायरी लोग क्यों नहीं गाते? ये बहुत बड़ा मुद्दा है। यही कि देखो, अगर गीतकार बोलते हैं शैलेंद्र रहे हों, चाहे साहिर रहे हों, चाहे वो गुलशन बाबरा रहे हों, अनजान रहे हों, इंदिवर रहे हों, एक गाना आप मुझे किसी भी ऐसे गीतकार का बता दीजिए जिन्होंने फिल्मों में ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया है जिसको आप शायरी कहते हैं। वो साहित्य में उन्होंने जो लिखा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, फिल्म में जब साहिल उद्यानवी लिखते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना अच्छा, इसमें कौन सी शायरी आपको जब अच्छा, वही बात जब आनंद बख्शी लिखते हैं कि चिंगारी कोई भड़के तो सावन उसे बुझाए, सावन जो अगन लगाए। तो अब किसको मैं शायर कहूं, किसको मैं गीतकार कहूं? जब फिल्म लेवल पर आप आते हैं तो आपको अपनी भाषा, अपनी शैली और आपकी गहराई का प्रयोग वहां तक करना पड़ता है जहां तक उस फिल्म का किरदार होता है, क्योंकि आप उसकी कोख में बैठ के लिखते होते हैं। आप अगर गालिब का किरदार अदा कर रहे हैं और गालिब की कहानी है और आप गालिब की फिल्म लिख रहे हैं, तो अगर आपने गालिब के लेवल की चीज नहीं लिखी गालिब के कैरेक्टर के साथ, तो ये बात अब एक जब साहिर साहब ने वो गाना जिस कैरेक्टर के लिए लिखा, जिस फिल्म के लिए लिखा, जब उन्होंने लिखा कि वो अब चाहे रबर उठे या बाबा यारा मैंने तो हाँ कर, तो वो कहानी में वो कैरेक्टर था, वो लड़की थी, वो फिल्म थी। मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर संवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। अब इसमें मुझे नहीं लगता कि आप अच्छा, अब चूंकि साहिर साहब लिटरेचर से जुड़े हुए, उनका अपना एक वहाँ मकाम था, इसलिए उनको आप शायर कहते हैं। मगर आप फिल्मी कोई गाना मुझे ऐसा शाहिर साहब का बताएं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, इसको मैं फिल्मी शायरी बोलता हूँ। इसको मैं ये नहीं बोलता है कि अदब से जुड़ी हुई की बात है या कोई इतनी बड़ी बात कह दी या ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल कर लिया जो आज तक फिल्म लाइन में किसी ने। शैलेंद्र ने भी जब लिखा कितना सिंपल लिखा, तेरे मन की गंगा मेरे मन की जमुना, बोल राधा बोल संग। तो आप सोचो, वो आदमी मुझे लगता है आम लोगों के दर्द और आम लोगों की जिंदगी के सबसे करीब अगर कोई होता है तो वो होता है गीतकार। तभी वो लिखता है मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो, अगर वो नहीं होता तो वो जो कैरेक्टर, जो कूली का कैरेक्टर था जो फिल्म में गा रहा था, अगर उसने उस कूली को नहीं देखा होता, कूली को नहीं जिया होता, तो वो लिखता कैसे? जब वादा तेरा वादा आ, वादे पे तेरे मारा गया बंदा, मैं सीधा साधा एक आदमी लिखता है, तो आप सोचो अगर ट्रक ड्राइवर, उसने कैसे लिखा कि तुम्हारी जुल्फ है या सड़क का मोड़ है? आप सोचो कि अगर वो ड्राइवर की जिंदगी नहीं जिया होता, ड्राइवर को महसूस नहीं किया होता, ड्राइवर के परिवेश में नहीं रहा होता, तो ये लाइन आप कभी सुनो तो आपको उसकी गहराई समझ में आएगी। मुझे लगता है कि लफ्जों के भारी भरकम और हल्के होने का उसका कोई मतलब, भाई एक सीधी सी लाइन कि पहले जब तू खत लिखता था कागज में चेहरा दिखता था, खत्म हो गई सारी बात। मैं हमेशा एक बात पे मैं बहुत जोर देता हूं कि बात लफ्जों की नहीं है, बात जज्बों की है। बात वही लफ्ज तो मैं इस्तेमाल करूं, गुलजार इस्तेमाल करें या जावेद साहब इस्तेमाल करें या दुनिया का कोई भी शायर इस्तेमाल करे, लफ्ज भाई वो कलम में लिखूं, वो पेन लिखें या वो कोई और शब्द इस्तेमाल करें, मगर उस चीज के लिए, दिल के लिए, दिल मन हार्ट, इससे अब की 50वां वर्ड तो किसी ने इजाद ही नहीं किया ना। तो बात उन लफ्जों की नहीं है, बात जज्बों की है। जब गुलजार लिखते हैं तो उनमें गुलजार होते हैं,
जब जावेद लिखते हैं तो उनमें जावेद साहब होते हैं, जब समीर लिखते हैं तो समीर। बात जैसे मुझसे किसी ने बोला भाई आप धड़कन, आशिकी और उसके बाहर जाते ही नहीं, मैंने बोला आप मुझे ले क्यों जाना चाहते हैं भाई? बात धड़कन की नहीं है, बात आशिकी की नहीं है, बात समंदर की नहीं है, बात कलियों की, शबनम की, फूलों की और पंछियों की नहीं है, बात उसके जज्बे की है। जैसे किसी शायर ने बहुत अच्छा लिखा है कि उससे मिलती जुलती आवाज़ कहाँ से लाओगे, ताजमहल बनवा दोगे, मुमताज कहाँ से लाओगे। मुमताज हर आदमी की रूह होती है। जब सुर कितने हैं? 7 हैं। उसी 7 सुर में सुपर हिट गाना भी बनता है, सुपर फ्लॉप गाना भी बनता है। क्यों? अगर सुरों का ही जादू होता तो सारे गाने सुपर हिट बनने चाहिए ना। चार सुर के बाहर तो कोई गाना बनाता नहीं। तो लफ्ज तो वही होते हैं। लफ्ज एक आदमी थोड़ा उसका बेटर वर्जन इस्तेमाल करता है, कोई लोअर वर्जन। बात उस शब्दों की नहीं है, उन लफ्जों की नहीं है, बात उस शायर के, उस संगीतकार के, उस परफॉर्मर के जज्बे की है कि आप में वही आवाज लता मंगेशकर की है, वही आवाज दूसरे सिंगर्स की भी है, मगर वो बात क्यों नहीं पैदा होती। सही कहा आपने। एक छोटी सी बात जो कौन रही थी दिमाग में जब शायर के अपने एक्सप्रेशन की आज़ादी की बात चल रही थी गीतकार के रूप में, कि फिल्मी दायरे से बाहर की कोई जिम्मेदारी गीतकार को उठानी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल उठानी चाहिए, पूरी तरह मैं सहमत। ओपिनियन का बहुत बड़ा जरिया है फिल्म। नहीं, बिल्कुल, मैं तो इस बात में कहता हूँ, बिल्कुल हर जो भी आदमी इंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, चाहे वो गीतकार हो, संगीतकार हो, डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, हर आदमी की अगर आप एक समाज में रहते हैं तो आप उस समाज के प्रति जिम्मेदार भी हैं। मगर फिर वो सवाल आता है कि इस जिम्मेदारी का बोझ केवल गीतकार के ऊपर नहीं होना चाहिए। देखो करप्शन क्या है, करप्शन टॉप टू बॉटम होता है। करप्शन केवल टॉप में या करप्शन केवल बॉटम में नहीं होता, करप्शन नीचे से ऊपर तक जुड़ा हुआ है। अगर आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी की जा रही है तो उसके रूट्स में पहले जाओ। गीतकार तो एकदम मुझे लगता है लास्ट से पहले आता है। सबसे पहले तो वो लेखक आता है जो एक कहानी लिखता है। क्योंकि सर फिल्म जो गाने जो है आदमी कोई भी गुनगुनाता हुआ चला जाता है और वो शब्द उसने फिल्म नहीं भी देखा होता है। नहीं, मगर मेरी बात, जो गुनगुनाते हुए चला नहीं देखी फिल्म, मगर जो आदमी जिसने लिखा है वो गाना, वो तो उस फिल्म के लिए लिखा है ना। उसने कोई अपना प्राइवेट कलेक्शन तो नहीं लिख के दिया मार्केट में ना। अब उसने नई फिल्म देखी है, गाते हुए चला जा रहा है, वो उसकी अपनी प्रॉब्लम है। मगर गीतकार की जो प्रॉब्लम है, जैसा मैंने तुमसे अभी कहा कि भाई जब एक फिल्म बनती है, अगर आप चाहते हो चंदन सा बदन चंचल चितवन लिखा जाए तो आप उस शायर को सरस्वती चंद्र दो। अभी मैंने जब आशिकी लिखी, जब मैंने साजन लिखी, तो वहां वो गहराई थी फिल्म में, वो करेक्टर में वो गहराई थी। अब सांसों की ज़रूरत है जैसे ज़िंदगी के लिए बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए, वो मैं कुली नंबर 1 में नहीं लिख सकता। ये लोग क्यों नहीं। मैं सबसे बड़ी बात ये कहता हूं कि भाई अच्छा, और मेरा क्या, दुनिया का कोई भी शायर रहा हो, फ्रॉम मजरू सुल्तानपुरी टू राजेंद्र, हर आदमी ने सीएटी कैट भी लिखा गया, इना मीना टिका भी लिखा गया, चोली के पीछे भी लिखा गया, सरकार खटिया। तो सवाल इसका नहीं है लिखा क्यों गया, इस मुद्दे पे बहस करना जरूरी। अच्छा, जब लिखा गया तो उसमें केवल दोषारोपण गीतकार पे नहीं होना चाहिए, उसमें वही फिर बात वहीं आती है रूट्स की। फिल्मांकन भी है, एक्टर भी है। सरकार ने खटिया को काफी अभद्र तरीके से फिल्माया। हाँ, तो अब उसमें दोष केवल गीतकार, क्योंकि भाई ये गाना तो गांव के चौपालों में, रास्तों में गाते, मैंने इसमें कौन सी ऐसी बात लिख दी गई थी कि इतना बड़ा प्रोपगंडा हुआ, इतना हंगामा हुआ। तो आप यू कांट ब्लेम वन पर्सन। आप अच्छा, और वही बात जब बोलते हैं ना कि भाई फिल्म में बड़ा करप्शन है, फिल्मी लोग बड़े, आप फिल्मी लोगों की बात छोड़ो, आप अपने जिस दुनिया में आप जीते हो उसके दायरे में कभी आप गहराई से देखोगे तो फिल्म लाइन में तो कुछ नहीं है। ऐसे करप्ट लोग, ऐसी चीजें चल रही हैं कि आपको हैरानगी होती। तो बात अच्छा, कहानी पैदा कहाँ से होती, मैं बोलता हूँ कोई आसमान से टपकती है। कहानी जब एक आदमी लिखता है तो कहीं ना कहीं समाज के किसी हिस्से से, किसी परिवेश से, किसी वातावरण से, किसी माहौल से, किसी के कैरेक्टर से कहानी निकल के आती है। तो रूट्स में कहीं गड़बड़ी है, और अगर जब तक आपको ठीक करना है, अगर आपको वहां जाना है तो उस रूट को ठीक करना पड़ता है। वो रूट कौन है? वो हम आप हैं, वो रूट दूसरा कोई नहीं है।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, बट डोंट से कि ओनली आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप सवाल पूछते हैं तो आप ये मत सोचो कि आप रिस्पॉन्स। मुझसे जब पूछा था मैंने कि भाई आप, जब कई बार होता कि आपके गाने मोनोटोनस लगते हैं, हमने बोला क्यों लगते हैं भाई, उसके पीछे भाई आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं। हमने वेरी गुड। हमने बोला 25 साल से मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ और कम से कम 5,000 इंटरव्यू, 5 लाख इंटरव्यू दिए होंगे, आज तक वही सवाल पूछे जाते हैं। कभी आपने नहीं सोचा कि भाई हम कितने मोनोटोनस हो रहे हैं? अच्छा, अगर आपने नहीं सोचा तो इसके पीछे वजह क्या है? अच्छा, वजह नहीं सोची तो अब सोचो, और जब सोचोगे तो समझ में आएगा कि वो परिवर्तन लाना तुम्हारे बस की बात नहीं, वो इतना आसान काम नहीं है। हाँ, मैं हमेशा बोलता हूं कि जब जब मुझे मौका मिला है, जब जब अच्छा कहने का मौका मिला है, और समाज के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फिल्म के गानों के माध्यम से, फिर बिना फिल्म के परिवेश के माध्यम से मैंने अपनी पूरी सहायता की है। जिस फील्ड में भी मैं कभी टेलीविज़न पे कभी मैं बोलता नहीं हूँ, मैंने जो जो किया है, जो जो मुझसे एज ए ह्यूमन बीइंग मैं कई बार चीज़ें सोचता हूँ, मैं करता हूँ। जहाँ तक गाना लिखने की बात है, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि डोंट ब्लेम मी। आप पहले उस फिल्म की कहानी को देखो। अगर मैंने एक अच्छी फिल्म में खराब गाना लिख के दिया हो, एक अच्छे कैरेक्टर को मैंने खराब गाना लिख के दिया हो, तो मैं पूरा हकदार हूं ये सुनने के लिए कि भाई आपको इतना अच्छा सब्जेक्ट दिया गया और आपने ये गाना लिख दिया। मैं बिल्कुल, मैं कतई आपको इसलिए इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूं। मैं एक ओपिनियन मेकर के तौर पे आपसे ये वक्तव्य दे रहा था कि जो लोगों की सोच है वो ज़रूर बदले। आपने शुरुआत तो 1980-83 के आसपास करी, उसके बाद काफ़ी दिनों तक, जैसा कि इतिहास में जब आप देखते हैं, मैं आपकी पढ़ता हूँ तो उसमें 1990 में फिर आपकी काफ़ी हिट रही वो फिल्म दिल। 90 में फर्स्ट हिट वाज 90। बीच के 7 साल कुछ यूं ही हल्के फुल्के रहे। कारण था उसके पीछे, क्योंकि बीच में जहाँ से शुरुआत हुई, दिल जो है 89 के लास्ट में रिलीज हुई और आशिकी 90 में आई, जहाँ से सफलता की शुरुआत हुई सही मायने में अगर मैं कहूँ तो। और एक बहुत खूबसूरत दौर चला 7 साल का, करीब 6-7 साल, 95 तक। ये 5 साल जो है नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद, अनु मलिक, आई वर्क विथ एवरीवन, एंड बहुत अच्छा काम हुआ और बहुत अच्छा एक म्यूजिकल दौर चला। उसके बाद एक हादसा हुआ, और ऐसा हादसा हुआ कि मेरे जितने बैकबोन्स थे, जो मेरे सपोर्टर्स थे, जो मेरे कंपोजर्स थे, सब ने मेरा साथ छोड़ दिया। और वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि नदीम श्रवण के साथ वो हादसा हो गया, गुलशन कुमार की प्रॉब्लम हो गई, गुलशन कुमार वाज किल्ड, रमेश तोरानी, कुमार तोरानी टिप्स के वो जेल चले गए, आनंद मिलिंद का काम ख़त्म हुआ, नदीम श्रवण चले गए यहाँ से। नदीम, मेरे पिताजी जो सबसे बड़ा मेरा बैकबोन थे, उनकी डेथ हो गई। तो वो 95 एंड और 96 का जो साल था, मैं हर तरफ से टूट गया था। और मुझे याद है कि जब मैं गांव से वापस आया, तो जब मैं बनारस गया तो मैंने कई बार, मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि मैं वापस जाऊं भी कि नहीं जाऊं। अच्छा, हादसे के बाद आप गांव चले? हाँ, उनके फादर की डेथ हो गई थी, तो उनके सारे क्रियाकर्म के लिए मुझे वहाँ जाना पड़ा। वहाँ से आने के बाद कई बार मैं, और वहाँ भी इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गई थी अभी चूँकि नदीम श्रवण समीर ऐसा था कि वो दो जिस्म एक जान वाली बात, तो वहाँ भी मीडिया ने मुझे बहुत घेरा और लोगों ने मुझसे सवाल बार बार किया कि भाई आपकी राय क्या है, हु इज़ द कल्प्रिट, क्या है। मैंने बोला भाई ये चीज़ें मुझसे मत पूछो, ये लॉ एंड ऑर्डर की बातें। मैं तो यही कहूँगा कि ही इज़ इनोसेंट बिकॉज मैं आई नो नदीम सो वेल। सो वो सारी बातें हुई, जो भी हुआ, एक दौर था। तो जब मैं अच्छा, मेरे पास कोई विकल्प भी नहीं था कि मैं बनारस में रह के कुछ कर नहीं सकता था। मगर जब मैं आया तो ये बुज़ुर्गों की दुआ और लोगों का आशीर्वाद रहा कि जो मुझे पहली फिल्म ऑफर हुई आने के बाद, वो उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म हुई थी, और वो फिल्म थी कुछ कुछ होता है। और मुझे यश चोपड़ा का फ़ोन आया कि भाई करण जौहर एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें वो आपसे गाने लिखवाना चाहते हैं। और जो 90 से 95 तक जो मैंने दौर जिया था, उससे ज़्यादा काम मैंने 96 से लेके 2002-2003 तक मैंने किया। उसमें अच्छा क्या हो गया कि तब मैंने केवल मैक्सिमम 2 म्यूजिक डायरेक्टरों के साथ काम किया था, आनंद मिलिंद और नदीम श्रवण।
इसके बाद जब मैं ओपन हुआ तो फिर मैं जतिन ललित, अनु मलिक, दिलीप सेन, समीर सेन, आदेश श्रीवास्तव, निखिल विनय, आई वर्क विथ एवरीवन, सभी सबके साथ, सभी और अच्छे। सभी अच्छे, और सबके साथ फिर मेरा डिफरेंट डिफरेंट रंग आया गानों का। उसमें सोल्जर आई, उसमें हसीना मान आएगी, उसमें गुलाम आई, बहुत सारी कुछ कुछ होता आई, कभी खुशी कभी गम आई। तो एक बहुत डिफरेंट रंग, आईना आई, ये दिल लगी आई, बहुत सारी फिल्में आई जिसका म्यूजिक बहुत मशहूर हुआ, लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मैं ये नहीं कहता कि वो दौर एक ठंडा दौर था मेरे हिसाब से, और जो मेरा ग्राफ है और जो मैंने गाने जो किए हैं वो 90 से 95 से ज़्यादा गाने मैंने लिखे। मगर क्या होता है, यहाँ हमेशा हर आदमी पे एक स्टैंप लग जाता है कि जब भी आनंद बख्शी का नाम लिया जाता है तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का ही नाम लिया जाता है, जबकि उन्होंने आरडी के साथ भी काम किया, कल्याण जी आनंद जी के साथ भी काम किया। तो बिना हिचक आप फिल्मी दुनिया की जो अपनी जो ज़ात है उसके बारे में कुछ रोशन डालिए। फिल्मों में कौन दोस्त है, कोई दोस्त है, अपना है, या सब धंधा है? सब धंधा है। फिल्मी दुनिया में अगर आप किसी से कहें और आप ये इस उम्मीद में हैं कि कोई आपका है तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है, और ये बहुत बड़ा सच है। इसको कबूल करना चाहिए और इसमें कभी बुरा भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया धंधे की दुनिया है। यहाँ अगर रिश्तों में आदमी जाएगा तो वो उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है, उसको इमोशनल फूल्स बोलते हैं। क्यों, मैं आपको बताऊं, मैं इस चीज़ को बुरा भी नहीं मानता, क्योंकि हर आदमी यहाँ आया है नाम कमाने, पैसा कमाने, शोहरत कमाने, और वो बिल्कुल अगर ये सोच के चलेगा, दुख होता है, बहुत तकलीफ़ें होती हैं। बहुत बार ऐसा हुआ कि बहुत से संगीतकारों ने, बहुत से प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने साथ मरने जीने की कस्में खाई, मगर जहाँ दो फ्लॉप हुई तो वो हमको जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, और रिश्ते फिर ऐसे ऐसे भी जुड़ गए जिनको मैं जानता नहीं था, जिनसे रिश्ता जुड़ गया। तो पहले तकलीफ़ होती थी, मगर जब मैं प्रैक्टिकलिटी में गया और जब मैंने गहराई से सोचा तो मैंने बुरा मानना छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि दे आर आल्सो राइट। भाई जब मैं बिक रहा था, जब मैं नामचीन था, तो उन्होंने मेरे साथ काम किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई वो हमारे ऊपर पैसा खर्चा करते हैं, हमको पैसा देते हैं, और वो फिल्म उनको बेचनी है, पब्लिक है, आवाम है जो ख़रीदती है। तो सर आपका एज अ गीतकार हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं होता, सब कुछ कोई और, मालिक कोई और? नहीं, ऐसा नहीं कह सकता कि मेरा हस्तक्षेप नहीं होता, मगर दो तरह के लोग होते हैं इस इंडस्ट्री में काम करने वाले। एक वो होता है जो अपनी शर्तों पे जीता है। मैं हूँ, वो हूँ, मेरी अपनी शर्तें होती हैं, मगर सामने वाले का अनुरोध भी मैं स्वीकार करता हूँ अगर मैं उससे कन्विंस हूँ। एक आदमी अगर मुझे कन्विंस करता है और मुझे लगता है कि वो जो बात कह रहा है सही कह रहा है, तब मैं वहाँ ईगो नहीं लाता, तब मैं वहाँ ये डोमिनेट करने की कोशिश कभी नहीं करता कि चूंकि मेरा नाम है, चूंकि मैं गीतकार समीर हूँ, तो मैं उसकी सही बात को भी गलत साबित करूँ। मैं हमेशा फिर वहाँ उसकी बात सुनता हूँ और उस पर अमल करके मैं अपनी लाइनों में, अपने गानों में परिवर्तन कर लेता हूँ। आपको कोई तकलीफ नहीं, कभी नहीं होती, क्योंकि ये लाइन, वो जो इंदिवर ने एक गाना लिखा कि समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम भी मिलते हैं, तो ये यहाँ बिना समझौते के जीवन चल ही नहीं सकता। यहाँ जैसा मैंने तुमसे कहा कि फ्लेक्सिबिलिटी अगर नहीं है तो आप टूट जाओगे, आप बहुत दूर तक नहीं जा सकते। तो फिल्में पाने के लिए क्या गीतकारों में भी होड़ रहती है एक दूसरे के प्रति कि वो फिल्म मुझे मिल जाए? देखो, धंधे में तो ये चीज़ें चलती हैं मेरे भाई। होड़ मतलब गीतकारों में काम लेने की होड़ का मतलब ये है कि यहाँ एक ही चीज़ चलती है, बोलते हैं कि नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, नथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस। अगर आप सक्सेसफुल हैं तो आपको सारी दुनिया चाहती है, अगर आपका काम नहीं चलता, और यहाँ एक ही टैलेंट सबसे बड़ा आपके हाथ में है, आपकी फिल्म चली कि नहीं, आपका गाना चला कि नहीं। अगर आपका म्यूजिक चलता है, आपका गाना चलता है, तो दुनिया के सबसे टैलेंटेड लिरिसिस्ट आप हैं, दुनिया के सबसे अच्छे आदमी हैं आप, और दुनिया में सबसे खूबसूरत आदमी आप हैं, और सबसे अच्छे दोस्त हैं उनके। नहीं चलता तो वो बड़ा अच्छा शेर है पापा का कि
आदमी की खामी को भी दुनिया खूबी बतलाती है, जब वक्त सही आ जाता है हर बात सही हो जाती है। बहुत खूब। तो ये मेरा मानना है और मैंने ये देखा है। आपके वालिद साहब, आपके पापा से बात याद आई कि जब आप पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे, उन्होंने कहा था कि आप खुद से स्ट्रगल कीजिए और आपने किया भी, और जब आप पूरी तरह सक्रिय हो चुके थे तो वो भी काफ़ी सक्रिय थे, तो एक तरह से गीतकार वर्सेस गीतकार का भी माहौल रहा होगा। नहीं, बिल्कुल रहा, और बड़े सारे इल्ज़ामात भी मुझ पे लगे, और लोगों को शुरुआती दौर में ऐसा लगा कि भाई चूँकि पिताजी बहुत नामचीन हो गए थे, बहुत काम था उनके पास, तो लोगों को लगा कि शायद वो मुझे असिस्टेंट की तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, खुद लिखते हैं और समीर के नाम से देना चाहते हैं, बेटे को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो उनका नाम मेरे लिए वरदान और अभिशाप दोनों रहा। वरदान इस सेंस में रहा कि लोगों ने मेरी इज्जत की, लोग मुझे बड़ी इज्जत से पेश आए, मुझे मिले, लोगों ने मुझे सुना। अभिशाप इसलिए क्योंकि मेरी कंपैरिजन जो है इमीडिएट पापा से होने लगती थी। आज जैसे अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, भाई एक अमिताभ बच्चन ने ये जगह 40 साल, 35 साल, 20 साल में बनाई। अभी अभिषेक बच्चन आए हैं, उनको काम करना पड़ेगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा, उनको जितना बोलते हैं ना, सोने को जितना जलाया जाता है उतनी उसमें खूबी आती है। तो वो जलने के पहले ही अगर आप उसको उतना चमकदार देखना चाहते हैं तो वो सारी तकलीफें मुझे फेस करनी पड़ी। मगर ये कमाल था कि उनके नाम का काम के एसेंस में कभी कोई फायदा नहीं। मुझे याद है पहली बार उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से मेरे बारे में कहा कि ये मेरा बेटा है, लिखना जानता है, आप इसको लिखवाइए। तो लक्ष्मीकांत ने उनको एक डायलॉग बोला कि अनजान जी, आज तो आपने बात कह दी, दोबारा कहिएगा मत, वरना इसको काम मिलने वाला भी होगा तो नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला क्यों? तो उन्होंने कहा क्योंकि बाप की दुकान बाप की होती है और बेटे की दुकान बेटे की होती है, उसको अपनी दुकान खोलने दीजिए और उसको अपनी तरह से। वो दिन और पिताजी जब गुजर गए तब तक उन्होंने दोबारा कभी किसी से कहा ही नहीं। एक बार एक डायरेक्टर ने उनसे पूछा कि आपका बेटा कैसा लिखता है? उन्होंने कहा बहुत बुरा लिखता है। तो उन्होंने कहा उसके पिता है या उनके दुश्मन है? ऐसी बात अपने बेटे के बारे में कह रहे हैं। बोले नहीं, मुझे तो लगता है कि आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी मैंने नहीं देखा कि एक पिता से ऐसा सवाल कर क्यों रहे हैं आप। एक पिता अपने बेटे के बारे में कैसे बुरा बोलेगा? मैं ये चाहता हूं कि आप उससे लिखवाइए और आप मुझे बताइए कि वो अच्छा लिखता है कि बुरा लिखता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने झेली हैं और ये सारे प्रॉब्लम्स मेरे सामने आए हैं। मगर मैंने शुरू से, जब मैं आया तब से मुझे पता था कि ये सारी चीज़ें मेरे साथ होने वाली हैं और मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर था। और मैंने उन रास्तों से अपने आप को निकाला, उनसे मैं कैसे कैसे मैं बच के यहाँ तक पहुँचा वो मैं जानता हूँ या खुदा जानता है। गांव के लोग, अपने यूपी या बनारस के लोग कहते होंगे कि बम्बईया फिल्मी टाइप का आदमी हो गया है वो। नहीं, मगर ये मेरे साथ बड़ा सौभाग्य रहा कि आज भी मैं गांव जाता हूँ, आज भी इवन मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उनको तो ये भी यकीन नहीं होता कि मैं ही समीर हूँ। मैंने अपनी सादगी, मैंने अपना डाउन टू अर्थ नेचर, मैंने अपने रहन सहन में कभी कोई परिवर्तन नहीं लाया, क्योंकि ये सब मैंने अपने पिताजी से सीखा था। उन्होंने हमेशा जीवन में मुझे एक चीज़ सिखाया कि बेटा हमेशा ज़िंदगी को अपने नज़रिए से देखो, कभी भी चढ़ाव में चढ़ो मत और उतराव में उतरो मत। जीवन को अगर एक समानांतर लेवल पे जियोगे तो तुमको कभी तकलीफ नहीं होगी। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं ये आनी और जानी है। आप अभी टॉप पे हो तो आप कभी बॉटम पे होंगे। तो जब टॉप पे हो तो अगर आप मिडिल में रहोगे तो आप जब मिडिल पे आओगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। इसलिए मैंने कभी सोचों में बिलीव नहीं किया, मैं कभी पार्टियों में बिलीव नहीं करता, मैं गाड़ियों में बिलीव नहीं करता। मैं केवल एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ, वो है अपना कर्म और काम। यही बात आप आने वाले अपने जनरेशन को किस तरह से मानते हैं वो लोग? मैं जो बच्चे मुझसे मिलते हैं, मैंने अभी अपनी किताब लिखी है, एक अपनी बायोग्राफी जो मेरी 2-4 दिन में मार्केट में आने वाली है, जिसका टाइटल है अवे विथ वर्ड्स। मैं जब नए बच्चे मुझसे मिलते हैं, जो नए लोग आते हैं लिखने, जो नए शायर हैं, जो नए गीतकार हैं, तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है और मैं कई बार ये सोचता हूँ कि ये क्यों सफल नहीं हुए। तुमने देखा होगा कि पिछले 25, 30, 40 सालों से जहाँ से तुमने होश संभाला है, जहाँ से मैंने होश संभाला है, मेरे अलावा
कोई ऐसा नाम नहीं आया जिसको तुम बोल सकते हो कि वो टॉप सर्कल जो घूमता है ना, उसमें वो नाम जाके ठहरा हो। वही गुलजार, वही जावेद, वही आनंद बख्शी, वही अनजान, एक भी ऐसा नाम आया गया वो जिसको बोलते हैं ना एक जगह जाके ठहरा हो, जहाँ एक ने अपनी कोई छाप छोड़ी हो। तो मैं कई बार रियलाइज करता हूँ, मैं कई बार सोचता रहा कि क्या वजह क्या है। इतने लोग, हजारों की तादाद में लोग आते हैं, बनना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, और ऐसा नहीं कि लिखना नहीं आता, बहुत अच्छा लिखने वाले हैं, मुझसे बेहतर लिखने वाले हैं सब। तो वजह क्या है? तब मुझे समझ में आया कि उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रैक्टिकलिटी और थ्योरिटी। प्रैक्टिकलिटी का मतलब कि चूंकि मैं गीतकार अनजान का बेटा था, तो मुझे वो सारी टेक्निकलिटी जो है वो तोहफे में मिल गई, वो वरदान में मिल गई। मैंने सिटिंग्स देखी, मैंने ट्यून पे लिखना सीखा, मैंने सिचुएशन को समझा। अब ये जो नए बच्चे आते हैं, ये इस टेक्निकलिटी से वाकिफ नहीं, उनको मालूम ही नहीं, क्योंकि इस बिजनेस की भी अपनी एक लैंग्वेज है, इसकी भी अपनी एक तकनीकी दुनिया है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और वो उससे वाकिफ नहीं होते तो घबरा जाते हैं, फिर संघर्ष बढ़ जाता है, फिर वो भाग जाते हैं, ठहर नहीं पाते। तो आपकी फैमिली में कोई इसको आदत है? हाँ, अभी तो नहीं कह सकता, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, और भविष्य के गर्भ में क्या है ये तो ऊपर वाला जाने। मेरे बच्चे, मेरे परिवार से कोई इस दुनिया में आएगा, कोई काम करेगा, मैंने कभी कोई रोकथाम नहीं की है, मैंने कभी किसी को मना नहीं किया है, चूँकि मेरे पिताजी नहीं चाहते थे, मगर उसके पीछे रीज़न थे। मगर मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं रोका है, और मैं दुआ करूंगा, मैं बहुत खुश होऊंगा, और मुझे बड़ी खुशी होगी, प्रसन्नता होगी अगर कोई इस लाइन में आए तो।